लेसन नंबर 4, ठीक है। इस लेसन नंबर 4 में हम NOI अप्रोच पढ़ेंगे, अ न्यू अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अभी तक हमने NI अप्रोच पढ़ ली है, नेट इनकम अप्रोच मैंने आपको समझा दी है अच्छे से, क्या कंक्लूजन है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हमारा NOI टॉपिक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI अप्रोच क्या है? इट इज़ एन इररेलेवेंट अप्रोच। ये देखो यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या हो गया? इररेलेवेंट। पहले आप मुझे बताएंगे NI अप्रोच क्या है? जो हमने पहली अप्रोच पढ़ी है उसका दूसरा नाम है रेलेवेंट अप्रोच, बट जो अब हम पढ़ रहे हैं NOI अप्रोच पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? इररेलेवेंट अप्रोच। ये इररेलेवेंट अप्रोच क्यों है? इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। ये जो रेलेवेंस वर्ड आ रहा है ना, रेलेवेंस वर्ड का ही मतलब है कि क्या ये वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट कर रहा है या ये वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट नहीं कर रहा। अगर ये अफेक्ट करता है तो ये रेलेवेंट अप्रोच बन जाती है, जो आपकी NI अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच। अगर ये वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट नहीं कर रहा तो ये इररेलेवेंट अप्रोच बन जाती है, जो आपकी NOI अप्रोच है, दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ओके, वैल्यू ऑफ फर्म डू नॉट चेंज विद द चेंज इन यूज ऑफ डेब्ट या लीवरेज। ये कह रहा है कि डेब्ट, बाहर का पैसा, डेब्ट या लीवरेज बात एक ही बराबर होती है। डेब्ट को जब मैं ज़्यादा यूज़ करूं या डेब्ट को मैं कम यूज़ करूं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किस पे? वैल्यू ऑफ फर्म पे, VOF पे। ये NOI अप्रोच आपको बोलती है। एंड दस NOI अप्रोच इज एन इररेलेवेंट अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और इसी वजह से ये जो NOI अप्रोच है ये क्या हो जाती है? इररेलेवेंट अप्रोच हो जाती है, क्योंकि ये कहती है चाहे आप डेब्ट ज़्यादा यूज़ कर लो चाहे आप डेब्ट कम यूज़ कर लो, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट होगी, कोई चेंज नहीं आएगा आपके VOF में। ओके, अब वो क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसमें क्या होता है? NOI क्या एक्सप्रेस करता है, क्या किसके बीच में रिलेशनशिप देखता है? डेब्ट के बीच में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बीच में एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी के बीच में। जबकि NI अप्रोच किसके बीच में रिलेशंस देखता है? बताओ ज़रा। डेब्ट के बीच में, KO के बीच में और तीसरा वैल्यू ऑफ फर्म के बीच में। दोनों में फ़र्क दिख रहा है NI अप्रोच और NOI अप्रोच में। तो NOI अप्रोच डेब्ट के यूज़ में देखता है, डेब्ट के बीच में रिलेशनशिप देखता है, इक्विटी की कॉस्ट KE के बीच में देखता है, KO में नहीं देखता, और वैल्यू ऑफ इक्विटी में देखता है, वैल्यू ऑफ फर्म में नहीं देखता। तभी दोनों अप्रोच डिफरेंट हो गई। डिफरेंट होने की वजह से इनके कंक्लूजन्स भी डिफरेंट आएंगे। अब देखो क्या कंक्लूजन होता है इसका। ये कहता है, ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया था कि KD और KE हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे इस वाले अप्रोच में, बट KD हमेशा KE के नीचे रहेगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। क्यों होता है ये आपको पता चल चुका है। याद रखना, सारी असम्पशंस में KD और KE आपके क्या होंगे? KE हमेशा ऊपर होगा और KD आपका नीचे होगा। तो देखो, KD नीचे है और KE ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका KO होता है वो कांस्टेंट होता है। अभी क्यों मत पूछना, वो अभी धीरे धीरे बताऊंगी आगे वीडियोस में। यहाँ पे KO जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे कहता है कि जैसे जैसे आप डेब्ट को ज़्यादा यूज़ करोगे आपका KE जो होता है वो बढ़ने लगता है, और आपकी WAC, व्हाट WAC स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। WACC का फॉर्मूला फुल फॉर्म है, W स्टैंड्स फॉर वेटेड, A stands for average, C stands for cost and C stands for capital. Weighted average cost of capital, वही आपका K होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी उसको बोलते हैं, ठीक है। NOI अप्रोच कहती है कि जब आप ज़्यादा डेब्ट यूज़ करते हो या आप कम डेब्ट यूज़ करते हो तो KO पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, KO पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट चलता है। देखो ये कांस्टेंट जा रहा है ऊपर KO, बट हाँ KE पे इफेक्ट पड़ता है, और देखो KE बढ़ रहा है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ इक्विटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, बट वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे कांस्टेंट होती है, राइट। तो अब ये होता क्यों है, अब ये समझना। व्हाट डज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच सेज? NOI अप्रोच कहती है, NOI अप्रोच कहती है जब आप मोर एंड मोर चीपर सोर्स ऑफ फंड डेब्ट यूज़ करते हैं तो फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट होती है
जो फर्म्स की ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फर्म, KO। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल, जो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट होती है वो हमेशा रिमेन सेम रहती है। एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी राइजेस, वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ती है। दैट मीन्स जब डेप्ट को यूज कर रही हूँ तो KE, डेप्ट को यूज कर रही हूँ और KE, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। दैट मीन्स जब डेप्ट बढ़ रहा है तो KE भी बढ़ रहा है, जब डेप्ट घट रहा है तो KE भी घट रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। बट जब डेप्ट और VOE में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन। जब डेप्ट ज़्यादा यूज कर रही हो तो VOE घट रहा है और जब डेप्ट कम यूज कर रही हो तो VOE बढ़ रहा है। ऐसा क्यों, अभी समझते हैं। देखो पहली बात बताती हूँ, जब डेप्ट आप ज़्यादा यूज कर रहे हो तो VOE घट क्यों रहा है। एक बात बताओ, कंपनी को 10 लाख रुपए ही चाहिए, कितने रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए में पहला ऑप्शन उसके पास है कि 5 लाख वो डेप्ट से ले ले और 5 लाख वो इक्विटी से ले ले, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे प्लान ए में, जो पहले वाला एग्जाम्पल करा था। 5 लाख डेप्ट से ले ले और 5 लाख इक्विटी से ले ले, तो एक ऑप्शन तो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेप्ट क्या है आपकी, 5 लाख। मैंने बताया था वैल्यू ऑफ डेप्ट क्या होती है, जो डेप्ट से पैसा उठाया 5 लाख, और वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होती है, जो इक्विटी से पैसा उठाया 5 लाख, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रही हूँ कि डेप्ट से तुम पैसा उठाओ 8 लाख और इक्विटी से पैसा उठाओ 2 लाख। यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेप्ट क्या हो गई, VOD क्या हो गई, कितना डेप्ट से पैसा उठाया 8 लाख, और वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो गई 2 लाख, इक्विटी से 2 लाख पैसा उठाया। तो अब समझ आए, जब डेप्ट ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ 5 से 8 लाख, 8 लाख रुपए ज़्यादा डेप्ट यूज़ कर रही हूँ तो इक्विटी का अमाउंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी घट क्यों रहा है, 2 लाख, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो 10 लाख ही है ना। 8 लाख अगर डेप्ट यूज़ कर रही हूँ तो बाकी बचा अमाउंट इक्विटी से तो रेस करूँगी। तो जब डेप्ट ज़्यादा यूज़ करूँगी तो इक्विटी का कम अमाउंट यूज़ करूँगी, जब डेप्ट का कम अमाउंट यूज़ करूँगी तो इक्विटी का ज़्यादा यूज़ करूँगी टू मेक एन इक्वल ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट्स वाई इनके बीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन। ये समझ आया, जब डेप्ट ज़्यादा यूज़ करूँगी वैल्यू ऑफ VOD जब ज़्यादा होगा तो VOE कम होगा, जब VOD कम होगा तो VOE ज़्यादा होगा। तो इनके बीच में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन। अब ये कह रहा है कि डेप्ट और KE में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ। देखो जब मैं ज़्यादा डेप्ट यूज़ करती हूँ, बाहर वाले लोग ज़्यादा मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, बाहर वाले लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा दे रखा है, तो मैं बाहर वाले लोगों को क्या दूंगी रिटर्न में, इंटरेस्ट कमाकर। कंपनी 100 रुपये कमा रही है, बाहर वालों से इतना पैसा उठा रखा है कि जो इंटरेस्ट है वो 90 रुपये तो बाहर का इंटरेस्ट ही जा रहा है, बचा सिर्फ 10 रुपये। जब वो कह रही है जब 10 रुपये बच रहा है तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए पैसा बचेगा नहीं बचेगा, दे आर ऑन अ रिस्की पोजीशन, ठीक है। हमें नहीं पता, क्योंकि हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कंपनी 100 रुपये ही कमाएगी, कंपनी 150 रुपये कमाएगी, या कंपनी सिर्फ 90 रुपये ही कमाएगी, या कंपनी 250-300 रुपये कमाएगी। यू आर नॉट श्योर अबाउट द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। जब आपको कंपनी की अर्निंग्स के बारे में नहीं पता तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी हमें ज़रूर डिविडेंड देगी इस साल, या ज़रूर डिविडेंड नहीं देगी, ठीक है। तो आप रिस्की पोजीशन पे होते हो। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाला कहता है जब मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, तो मैं रिस्क ले रहा हूँ तभी तो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना। तो जब आप कंपनी वाला ज़्यादा का ज़्यादा पैसा डेप्ट वालों से उठाएगा और इक्विटी वालों से कम पैसा उठा रहे हैं, तो इक्विटी वाले कहते हैं कि तुम हमें लाके डिविडेंड ज़्यादा दोगे। क्यों ज़्यादा दोगे, क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। आपने एक लाइन तो पढ़ी होगी, जहाँ रिस्क है वहाँ प्रॉफिट भी है। जो बंदा रिस्क लेने के लिए रेडी है उसको वो यही सोच के रिस्क लेता है कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। वेयर देर इज़ हाई रिस्क देर इज़ हाई रिटर्न, वेयर देर इज़ लो रिस्क देर इज़ लो रिटर्न। अब बैंक में रिस्क क्या है, बहुत ही मिनिमम क्या, नेग्लिजिबल है, बहुत ही इग्नोरेबल है, तो रिटर्न भी कम मिलता है। वही आप स्टॉक एक्सचेंज में चले जाओ, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। तो वही चीज़ है कि डिबेंचर होल्डर्स वाले रिस्क पे नहीं होते हैं, इसलिए डिबेंचर होल्डर्स की जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होती है वो मान लो 10% है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले क्या होते हैं, रिस्क पे होते हैं। दैट्स वाई जो बंदा रिस्क पे होगा वो कहेगा तू मुझे लाके इंटरेस्ट डिविडेंड ज़्यादा देगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% से ऊपर रखी जाती है। तो वो यही बोल रहा है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का पैसा उठाओगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले और डर जाएंगे, जब वो डर जाएंगे, जब वो ज़्यादा रिस्क ले लेंगे तो आपको उनको रिटर्न ज़्यादा लाके देना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट यूज़ हो रहा है, डेप्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ रही है। जब डेप्ट कम यूज़ करोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले रिस्क की पोजीशन पे नहीं है तो दे विल नॉट एक्सपेक्ट मोर, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कम हो जाएगी। तो इनके बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये और ये जो है ना फॉर्म, ये जो चीज़ है ये मैं आपको एग्जाम्पल से भी थ्रू समझाऊंगी, ठीक है।
नेक्स्ट असम्पशंस अंडर एनओआई अप्रोच। अब एनओआई अप्रोच के अंडर असम्पशंस क्या है, यहाँ पे देखो असम्पशन में केडी और केओ कांस्टेंट और गिवन है। यहाँ पे आपको केडी गिवन होगा वो कांस्टेंट चलेगा, यहाँ पे केओ गिवन होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे केडी हमेशा केई से कम होगा, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। टैक्स रेट आपका क्या होगा, 0 होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होगी तो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड भी 0 होगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म दूसरे मेथड से निकल रहा है, ध्यान रखना। वहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म एनआई अप्रोच में कैसे निकलता है, वीओडी प्लस वीओई। यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। और यहाँ पे केई का फॉर्मूला कैसे निकलता है, क्योंकि इसको एनओआई अप्रोच में केई जो होता है वो चेंज होता है तो केई को हमें निकालना पड़ेगा, जबकि एनआई अप्रोच में केओ चेंज होता है इसलिए हम केओ को वहाँ निकालते हैं। ठीक है, तो केई का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया डिवाइडेड बाय वीओई इंटू 100 की परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो अजम्पशन समझ आई। तो एनओआई अप्रोच कहता है कि जब हम डेब्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। जब हम डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, सॉरी, वैल्यू ऑफ इक्विटी घट जाती है, क्योंकि 8 लाख का डेप्ट ले रही हूँ तो 2 लाख का ही इक्विटी लूँगी। ठीक है, और हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट जब हम कम डेप्ट, कम सस्ते पैसे को यूज़ कर रहे हैं तो हम इक्विटी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। और जब हम वैल्यू ऑफ इक्विटी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्की पोजिशन पे नहीं होते तो दे डू नॉट चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी घट जाती है। ये समझ आया कंक्लूजन में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। इस पॉइंट पे मैं आपको जस्ट एक रिवीजन दे देती हूँ। एनआई नेट इनकम अप्रोच बोलती है कि जब आप डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करते हो तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है और आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट जाती है। और जब आप डेप्ट को कम यूज़ करते हो तो वैल्यू ऑफ फर्म घट जाती है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है। एनओआई अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोलती है जब आप डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करते हो तो इक्विटी को आप कम यूज़ कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी घट जाती है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। और जब आप डेप्ट को कम यूज़ करते हो तो इक्विटी को आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी घट जाती है। ये जस्ट कंक्लूजन पॉइंट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एनओआई अप्रोच कैसे निकालते हैं। ठीक है, और आपको प्लीज़ ध्यान रखना, आपको डायग्राम याद रखने एनआई अप्रोच के और एनओआई अप्रोच के। एनआई अप्रोच का डायग्राम क्या था कि केडी कॉन्स्टेंट, के यू उसके ऊपर होगा कांस्टेंट और के यू हमेशा नीचे रिड्यूस होगा, सॉरी। और एनओआई अप्रोच में हमने कैसे डायग्राम पढ़ा, के डी नीचे होगा, के ओ नीचे होगा, कांस्टेंट होगा और के ई ऊपर बढ़ेगा। के ई बढ़ता है, के ओ और के डी कांस्टेंट चलते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर